आते हैं और वो नेतृत्व का जिम्मा लेते हैं तो हालत बहुत अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और बेहतर होती जाएगी। अमरकांत जी की विरासत पर हमारे साथियों ने, अनीशा जी, सर्वेश जी, नर्मदेश्वर जी, सुलभ जी, तरुण जी, संतोष दीक्षित और जयप्रकाश ने भी जो कहा, उसके बाद मेरे लिए कहना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी कहानियों का मेरा अनुभव कम है, कहानीकारों का ज्यादा है, यानी कहानीकारों से मिलने जुलने का। और यहाँ शायद ही कोई ऐसा कहानीकार होगा जिसको मैंने मजबूर न किया कि वो मुझको कभी न कभी खाना खिलाए। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, गप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अमरकांत जी की जो कहानियां हैं, जो विरासत जो हमको मिलती है, ये केवल कहानीकारों के लिए नहीं है। जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा और इतना बढ़िया तरीके से कहा, मैंने अमरकांत पर किसी भी गोष्ठी में इतने अच्छे तरीके से कही हुई बातें कभी नहीं सुनी। पूरे देश में बहुत तैयारी के साथ हमारे विद्वान वक्ता आए और इतना अच्छा बोले, उसमें जोड़ना तो खैर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ बातें अब अमरकांत जी की कहानियां मैंने भी पढ़ी हैं। अरविंद कुमार ने, उनके लड़के ने, अमरकांत की कहानियों को 2 खंडों में प्रकाशित किया था, लेकिन बहुत मुश्किल था प्रकाशन। उस समय एक तरीका उन्होंने ये अपनाया था कि पहले ही कुछ लोगों से वो संस्करण खरीदवा लिए जाएं। ऐसा विदेशों में बहुत होता है और हवर्ड फास्ट की मशहूर किताब स्पार्टकस ऐसे ही प्रकाशित हुई थी। तो उसमें मैं भी शामिल हुआ उस यज्ञ में, और मैंने भी जो हो सकता था, मेरे जैसे बहुत से लोग उसमें शामिल हुए। अमरकांत ने, जैसा हमारे साथियों ने कहा, भूख का ऐसा चित्रण हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी में शायद और किसी ने नहीं किया। संपूर्ण हिंदी वाङ्मय में भूख का सर्वाधिक दारुण चित्र मिलता है तुलसीदास विनय पत्रिका में। वो भूख के बिंबों से भरा हुआ है, पूरी पत्रिका भरी हुई है भूख के बिंबों से, और शायद पूरी दुनिया में भूख के इतने बिंब कहीं नहीं है। तो लगातार भयानक बिंब है। ऐसा क्यों हुआ, उसी समय क्यों हुआ, तुलसीदास ने ही क्यों किया, वो एक अलग सवाल। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो हम आते हैं, पीड़ा के बहुत सारे बिंब हैं, मीर में भी, गालिब में भी, दुख के। लेकिन भूख का ये जो वर्णन है, ये सबसे ज्यादा उसके बाद फिर अमरकांत में आता है। उनकी सारी कहानियां गरीबों के बारे में, गरीबों के बारे में तो प्रेमचंद ने भी लिखा, लेकिन इनके गरीब, इनके लोग। और यहां सबसे बड़ी बात यह होती है कि आदमी को रोटी चाहिए। वो बिल्कुल जीवन और मरण के सीमांत पर खड़ा है, या तो वो जिएगा या बस खत्म हो जाएगा। हम वहां पहुंच गए। आज भी दुनिया में करोड़ करोड़ लोग इसी हालत में हैं। ये अमरकांत ने किया, और जो किसी दूसरे ने नहीं किया। तो एक बात तो ये है कि कैसे हम अपने समाज को, जो सबसे उच्छिष्ट लोग हैं, जो जीवन है, हम उसके बारे में सोचें, उसको देखें और उसको दर्ज करें। ये, मैं आज के कथा साहित्य के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पता नहीं अभी क्या स्थिति है। दूसरी बात जो अमरकांत को पढ़ते हुए मुझको लगी, और वो आज मैं फिर पढ़ रहा था, कल भी परसों भी मैं पढ़ रहा था उनको, कि अमरकांत पे कहीं कोई जादू जैसा नहीं है।
इधर जादुई यथार्थवाद की बहुत चर्चा हुई। हिंदी में भी बहुत से लेखक आए जो इसलिए मशहूर हुए कि उनमें जादुई यथार्थवाद थे। ये रूस के महान लेखक बुल्गाकोव से ये प्रवृत्ति शुरू होती है साहित्य में। ये स्टालिन के समय थे बुल्गाकोव, और मास्टर एंड मार्गेरिटा उनका बहुत ही मशहूर उपन्यास है जो जादुई यथार्थवाद का के सबसे पहले उपन्यासों में माना जाता है। फिर लातिनी अमेरिका में बोर्खेस ने, मार्केस ने, इन सब ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। अमरकांत में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वो बिल्कुल जो जीवन है, जैसा है, वो उसके बारे में लिखते हैं। हालांकि मार्केज ने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि ये मैजिक रियलिज्म के बारे में आपका क्या कहना है। उनका एक ही वाक्य में जवाब था, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर रियलिटी। यथार्थ का कुछ भी स्थानापन्न नहीं है। और अंततः एक लेखक उसी यथार्थ की खोज करता जिसके सबसे बड़े कथाकार तोल्स्टॉय माने जाते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। और जीवन इतने, अभी तरुण जी ने हंसने के बारे में बताया, अभी अन्ना कैरेनिना भी मैं पढ़ रहा था। हंसने और मुस्कुराने के सैकड़ों सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। ये पूरा उपन्यास इससे भरा हुआ है। अब इसमें ऐसी क्या बात है? आप रामायण महाभारत से चल के कथा सरित सागर होते हुए और कालिदास से होते हुए बुल्गाकोव, मार्केज होते हुए यहां तक आ जाएं। बहुत से लोग महाभारत पर के चरित्रों पर लिखते हैं, रामायण के चरित्रों पर लिखते हैं, पौराणिक प्रसंगों पर, और जादुई यथार्थवाद के तरीके से लिखते हैं। लेकिन साहित्य ने पूरी दुनिया में ये लगभग 19वीं शताब्दी में ये स्वीकृत किया, उद्घाटित किया कि ये जो जीवन है, जो दैनंदिन जो भी हम देख रहे हैं, इसको कला में बदलना सबसे कठिन है। और दुनिया के सारे महान उपन्यासकार वो इसी जीवन के कथाकार हुए, सब के सब। अमरकांत उसी परंपरा के कथाकार। और वो जो प्रकृति का भी चित्रण करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही पवित्र स्वच्छ हवा निःशब्द चल रही थी। अब हवा पवित्र हो, स्वच्छ हो और निःशब्द हो, ये होती? हवा चलने के इतने वर्णन हैं उनकी कहानियों में, तो उसकी भी एक सूची बनाई जा सकती। तो दूसरी जो बात है, जो हमारे लिए विरासत है, वो ये है कि ये जो जीवन है, इसको हम कितनी बारीकी से देखें, ये सबसे कठिन, सबसे कठिन ये प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद ने रोमांस को छोड़ दिया। प्रेमचंद ने देवकीनंदन खत्री को छोड़ दिया, रतननाथ शरशार को छोड़ दिया, उनकी जो पहली किताब है कहानियों की, उसको भी छोड़ दिया, और वो बिल्कुल जीवन के बारे में, जो रोज का जीवन है, उसके बारे में लिखने लगे। ये सबसे कठिन है, क्योंकि इसके लिए जीवन को जानना पड़ता है और उन अंशों की खोज करनी पड़ती है जहां जो सबसे ज्यादा तरंगायित क्षण है, जहां सबसे ज्यादा अंतर्विरोध है, सबसे ज्यादा जटिलता है, जो उस कहानी में है। दोपहर का भोजन में भी और डिप्टी कलेक्ट्री में भी, जिसकी चर्चा सुलभ जी ने, तरुण जी ने, संतोष जी ने, सर्वेश ने, अनीशा ने, सबने की, और नर्मदेश्वर जी ने भी। तो उसमें डिप्टी कलेक्ट्री में ऐसी क्या बात लगता? ये सब कुछ सच है, उसका प्रेम भी, उसका उसमें एक जो तृष्णा है वो भी, एक लोभ है वो भी, वो सब कुछ है। लेकिन अंत क्या होता है? वो हार जाता है, पूरा परिवार हार जाता है। लेकिन वो आके कहता है कि बबुआ अभी सो रहे हैं,
सांस चल रही, इस पर वो कहानी खत्म होती है। और ये जिंदगी और जोक में भी है, सब में है, दोपहर का भोजन में भी है। अब ये सांस जब तक सांस तब तक आस, ये मनुष्य के जीवट की, जिजीविषा की अद्भुत कहानियां हैं। हम हार सकते हैं, लेकिन हम नष्ट नहीं हो सकते। वो हमेशा चलेगा, एक संघर्ष चलेगा, और ये महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरी बात है कि यथार्थ को ही हमको कला में बदलना है। तीसरी बात जो अमरकांत से हम सीखते हैं, और ये केवल कहानीकारों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, वो है उनके संवाद। अभी तरुण जी ने एक संवाद उनका, दो संवाद बल्कि उद्धृत किए। पिछले साल इसी तरह से बीमार हो जाया गया था। ये पत्नी कहती, स्त्री कहती, ये नहीं कहती कि आप पिछले साल भी बीमार पड़ गए थे इस वजह से। एक जो दूरी बनती है इस पैसिव वॉइस से, पैसिव वॉइस को क्या कहेंगे? नहीं नहीं, है भाववाच्य। इस पैसिव वॉइस से जो दूरी बनती है, और नहीं, आदर सूचक से भी नहीं है। हाँ, ये जो पैसिव वॉइस में कहा गया है उस पत्नी द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको भाव शबलता कहते हैं, अनेक भाव इसमें मिले हुए हैं एक वाक्य में, और ये बहुत मुश्किल है। उनके संवाद अद्भुत हैं, इतने जीवंत संवाद शायद नई कहानी के दौरान किसी के पास नहीं, और उनमें भोजपुरी का पुट है। अमरकांत वैसे कथाकार हैं जिनकी भाषा केवल हिंदी नहीं है, हिंदी और भोजपुरी दोनों है, और दोनों के मेल से उनके संवाद बनते हैं। तो ये तीसरी बात भी सीखने की है, जो हमारी विरासत है। हिंदी के साथ एक खुशनसीबी ये है कि इसकी बहुत सी भाषाएं हैं, हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है। अब वो सारी भाषाएं अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से आती हैं, और वो मिल करके एक नया रूप ग्रहण करते हैं। वो प्रेमचंद में भी है, वो भोजपुरी वहां भी है, लेकिन वो बहुत मुखर नहीं है जो अमरकांत में। या रेणु जी के यहाँ जो भाषा है वो अलग ढंग की। तो ये कुछ मुझको अपने सीखने के लिए भी मुझको ये बातें जरूरी लगती हैं, लेकिन एक आध बात हमको खटकती भी है, और अभी शायद ज्यादा खटकती है, पहले नहीं इतनी खटकी थी। वो है जाति को लेकर के इतना ज्यादा उन्होंने कुछ ज्यादा किया है, और शायद आज वो ऐसा नहीं करते। एक बार हो जाता, दो बार हो जाता, लेकिन कई जगहों पर इस तरह से है। एक और कहानी है जिसमें वो पूरा परिवार इनकार करता है उस लड़के से विवाह कराने से, और वो कहते हैं कि वो नीची जाति का है। कौन कहानी है? हाँ, एक कहानी में है, और वो कहानी अंत तक वो बहुत स्पष्ट नहीं होती कि आखिर होता क्या है या क्या होना चाहिए आखिर में। ये बात एक खटकती है, लेकिन समय होता है। ये अमरकांत का समय दूसरा था, अब का समय दूसरा है, स्थितियां बदल गई हैं। अब विरासत के बारे में जो सुलभ जी ने भी कहा, हमारे साथियों ने कहा, तो इसमें एक आखिरी बात बस मुझको ये जोड़नी है कि मार्क्स की किताब इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1848 जब प्रकाशित पहली बार हुई, ये 1930 के दशक में ऐसा हुआ, पहली बार वो छपी पूर्ण रूप से, जो उसका टेक्स्ट मिला, उसकी एक भूमिका है। उस भूमिका में उस विद्वान ने एक जर्मन शब्द का उल्लेख किया है, मैं उसका उच्चारण सही नहीं जानता, ऑफ हिपन, AUFHEBEN, ऑफ हिपन। और उसने कहा कि इसके तीन अर्थ होते हैं एक साथ, एक ही शब्द के।
एक तो ये कि नष्ट कर दो, छोड़ दो। दूसरा, बचा के रखो। और तीसरा, आगे ले जाओ। ऐसा उन्होंने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ने क्या किया उसके बारे में कहते हैं। कोई भी विरासत में यही एक शब्द है जो काम करता है, ऑफ हेवन। ऐसा बहुत कुछ है जिसको छोड़ दो, ऐसा बहुत कुछ है जिसको बचा के तो रखो, लेकिन जो ऐसा बहुत कुछ नहीं होगा जिसको तुम आगे ले जाओ, कोई भी हो, क्योंकि आगे के लेखक को आगे के हथियारों से काम करना पड़ता है, आगे के जीवन को देखना पड़ता है, और इसीलिए साहित्य भी बदलता है। इसीलिए वाल्मीकि और व्यास का होना पर्याप्त नहीं है। आज के एकदम नए कवि का अरविंद श्रीवास्तव का भी होना जरूरी है। मैंने उनका नाम इसलिए भी लिया कि कविगण केवल कवि सम्मेलन में आते हैं। वो उन थोड़े से कवियों में हैं जो आए हुए हैं, तो और चंद्रबिंद जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी आया हुआ हूँ। तो ठीक है, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। कवियों को आना चाहिए इसमें, और सीखना और समझना भी चाहिए। तो ये बात विरासत के बारे में मुझको लगती है। और प्रशील लेखक संघ के बारे में बस एक दो बात और, चूंकि हमने शुरू वहीं से किया था। एक काम और किया था जो फिर नहीं हुआ, और फिर शायद इस देश में भी बहुत कम ही हुआ होगा। वो काम, बल्कि दो काम। एक, जब नवल जी अध्यक्ष थे तभी की बात है ये, और मैं उनका सहयोगी था, यानी सचिव सहयोगी ही होता है। हम लोगों ने सुभाष मुखोपाध्याय, जो बंगला के बहुत बड़े कवि हुए, उनका काव्य पाठ कराया IMA हॉल में, और वो टिकट लगा के किया था, टिकट बेच के। पूरा हॉल खचाखच भरा था। उसके बाद हम लोगों ने नागार्जुन का भी ऐसा ही काव्य पाठ कराया टिकट बेच के, और हॉल इतना भरा था कि लोग कहते हैं कि टिकट ब्लैक में बिक रहे थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ के बहुत से काम। उसके बाद के वर्षों में हम लोगों ने एक काम और किया। सिने सोसाइटी यहां थी, अब फिर शुरू हुई है, उसके साथ मिलके बर्गमैन की फिल्मों का, चार्ली चैपलिन की फिल्मों का, इन सबका भी प्रदर्शन किया और उन पर चर्चा की। प्रगतिशील लेखक संघ केवल साहित्य, केवल लेखन का नहीं है, वो संपूर्ण जीवन और सभी कलाओं के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में, बल्कि वर्ष क्योंकि वर्ष तो बहुत होता है, दिनों में बिहार प्रगतिशील लेखक संघ ये काम भी करेगा, और पूरी दुनिया में जो सर्वोत्तम है, जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ देगा, जो बचाने लायक है उसको बचाएगा, और जिसको आगे ले जाना है उसको आगे ले जाएगा। अरुण शीतांश भी कवि हैं, वो आरा से आए हैं, और कुमार बिंदु भी कवि हैं, वो डेहरी से आए हैं। तो ऐसे मैंने कुछ कवि हैं। तो खैर धीरे धीरे नजर मेरी जा रही है, और भी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और बिहार प्रगतिशील लेखक संघ को बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आने वाले दिन मोहन राकेश का भी शताब्दी वर्ष है, तो हमारी योजना है, फिर ऋत्विक घटक हैं, तो उन सब पर कोशिश रहेगी कि हम कुछ कर सके।